ओंकार जी, मैं कन्विंस्ड हूं कि राहुल गांधी चाहे इंग्लैंड गया हो चाहे अमेरिका भी गया हो, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर चलना चाहिए। 30 दिन में फास्ट ट्रैक लगाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और उसका फैसला सुनाइए और इस आदमी को देश के बाहर उठा के फेंक दीजिए। पर्सन नॉन ग्राटा। ऐसे ऐसे सांप को हिंदुस्तान में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये डसते रहेंगे हमारी भारत माँ को। आज नॉर्मल पासपोर्ट लेके गया है राहुल गांधी और सोचिए अपना खुद थैला ढो रहा है। तो ये सब मतलब रेस्पेक्ट को तो हिट करता होगा ना। जो व्यक्ति अपने को प्रिंस समझता था, वो प्रिंस की हालत अभी जीरो हो गई। वो दर्द तो होगा फिर। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है उनका चिंता का विषय, ये कब तक हम सत्ता से बाहर रहेंगे, और या क्या परमानेंटली सत्ता से बाहर चले जाएंगे? क्या जेल भी जाने की नौबत पड़ेगी? क्या देश निकाले का भी हुक्म हो सकता है? ये सब प्रश्न खा रहा है। ये राहुल गांधी के लिए, नेहरू परिवार के लिए डू और डाई सिचुएशन है ओमकार जी। जीवन मरण का प्रश्न है, अस्तित्व का प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। ये जो विदेश यात्राएं होती हैं, इनका मकसद क्या है? ये विदेश यात्राएं क्यों करते हैं? वहाँ जाकर के जो सेमिनार हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, जो भारतीय हैं, उनसे मुलाकात करके भारत की प्रशस्ति करने के बजाय भारत की बदनामी करने में क्यों लग जाते हैं, क्यों जुट जाते हैं? और इनको, और जो भी इनके सलाहकार हैं, उनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को मलिन करने की कोशिश करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं भटक करके ये ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो ये लगने लगता है कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए भारत का ही विरोध करने लगे हैं। हमने भारत और चीन के बीच में जो क्लैश हुआ था, गलवान घाटी में हुआ था या डोकलाम में हुआ था, उस समय भी देखा था। इन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते करते हमारी सेनाओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये उनके खिलाफ ही बयानबाजी करने लगे। इसी तरीके से जब आप लंदन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल एकदम खतरे के कगार पर खड़ा हो गया है, भारत में जुडिशियरी, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, या पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, मतलब आप भारत की छवि को विदेशों में क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? क्या वाकई भारत में लोकतंत्र खतरे में है? क्या वाकई मीडिया स्वतंत्र नहीं है, या जुडिशियरी स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रही है? क्या वाकई आपके पक्ष के लोगों को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाता है, या आप झूठ बोल रहे हैं? तो मेरे साथ आज जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा सुरक्षा से जुड़े मामलों के विश्लेषक और भारत माता की सेवा करते रहे मिलिट्री में मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ लेते हैं, इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिन्हा साहब नमस्कार। जय हिंद भाई साहब, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूं, ये राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का मकसद क्या है? क्या फितूर है इनके दिमाग में कि ये वहां जाकर के इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता, जबकि 40-40 मिनट के इनके भाषण होते हैं। तो इस तरह की फेक खबरें ये भारत के बारे में क्यों फैला रहे हैं? देखिए ओंकार जी, इसके प्रमुख 8 कारण हैं। जी जी। उस 8 कारण के पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बांधूंगा, जिसमें जिस देश में उनकी कोई पूछ नहीं है,
उनके बारे में सब वो जानते हैं कि उनकी कैलिबर क्या है, छवि क्या है, उनका चरित्र क्या है। वो विदेश में जाके अपना चूरन बेचना चाहते हैं। विदेश जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका कई 8 मकसद हैं। पहला जी कि परसेप्शन वॉर में मोदी जी को हराओ, और मोदी जी से घृणा करते करते वो इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि वो भारत का विरोध करने लगे हैं विदेश 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 में। मैं उनका ध्यान बटाना चाहता हूं, 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब इंदिरा जी इंग्लैंड गई थी तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था हिंदुस्तान के प्रजातंत्र के बारे में, तो इंदिरा जी ने क्या कहा था, ये हमारा घर का मामला है, हम हिंदुस्तान में बात करेंगे, हम विदेश में इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अडवाणी जी जब विदेश गए थे, उनसे भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने भी कहा कि हमारा देश का आंतरिक मामला है, हम देश में बात करेंगे, यहाँ सिर्फ देश के पक्ष में बात करेंगे। वाजपेयी जी भी ऐसे ही कह रहे थे। तो सवाल पैदा होता है, अपने दादी से तो सीख लो थोड़ा गुण कि उनकी सोच क्या थी। तो ये जो जाता है राहुल गांधी, एक परसेप्शन वॉर में मोदी जी को हराना चाहता है, एक माहौल बनाना चाहता है। कैसा माहौल? जिसमें मोदी जी की छवि खराब हो। उसके बाद दुश्मन, हिंदुस्तान के जो दुश्मन है उसको खुश करने का प्रयत्न, फिर सीक्रेट, ये मेरा अनुमान है, सीक्रेटली कुछ लोग को खुश करके, कुछ हिंदुस्तान के दुश्मनों को खुश करके चुप चुप से फंडिंग लेना और वहीं कहीं पार्क कर देना, फिर हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ कंस्पायर करना, उनके साथ षड्यंत्र करना। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, ये जो अमेरिका गया है राहुल गांधी, उसके जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं सब मुस्लिम्स हैं। और ये साफ नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं। तो यदि पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं तो उनको किसने भेजा? आईएसआई के लिए। और ये कैसी कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाता है, आईएसआई के कुछ फंक्शनरीज वहां पहुंच जाते हैं। किस लिए? कोऑर्डिनेट करने के लिए राहुल गांधी के साथ। तो राहुल गांधी को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या मित्र है? क्या आईएसआई राहुल गांधी का मित्र है या देश का दुश्मन है? और वही नहीं, जब राहुल गांधी एड्रेस करता है तो सेलेक्टेड पीपल को ही, लोगों को ही अंदर आने की अनुमति है, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि नॉर्मल लोग घुस गए तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो बड़ा टफ सिस्टम है। व्हाट्सएप पे आप दीजिए, फिर आपका कोड होगा, अपना पर्टिकुलर दीजिए, वो वेटिंग होगा, फिर आपको एक ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, तभी आप आ सकते हैं। आप इतना प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं तो प्रजा का सामना कीजिए ना। आप सेलेक्टेड क्राउड अपने चमचों को खाली बुलाते हैं और उस चमचे में सब आईएसआई के एजेंट्स होंगे और आपके मर्जी की, आपके लिए गर्दन हिलाएंगे। एक और बिंदु, जब वहां गए हैं तो एक सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि नेशनल एंथम हो रहा है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो नेशनल एंथम रोक दिया जाता है और एक औरत कहती है ये ट्रायल रन था। अरे आप नेशनल एंथम के साथ ट्रायल रन करते हो क्या? यही है आपका, यही सम्मान है राष्ट्रगान के प्रति? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपना मन का संतुलन खो बैठे हैं। और मैथिली, हम बाबू रामधारी सिंह दिनकर जी को कोट करूंगा, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। राहुल गांधी का विवेक पूर्ण रूप से मर चुका है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे टिप्पणी करने जा रहा हूं ओंकार जी। और मैं मतलब राहुल गांधी के व्यवहार से बहुत व्यथित हूं, दुखी हूं, और इसलिए आज इतिहास के वो पन्ने मैं खोलूंगा कि राहुल गांधी को पता चलेगा कि उसकी औकात क्या है। और मैंने बहुत मेहनत किया है आपके चैनल पे आने से पहले, बहुत रिसर्च किया। पहली बात, राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र खतरे में है। हाँ, ये सच है, प्रजातंत्र खतरे में है। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से नहीं राहुल गांधी, तुम्हारी वजह से खतरे में है। जब पाकिस्तान, मणिशंकर एयर पाकिस्तान जाता है कि मोदी जी को हटाने में मदद करो, उस समय प्रजातंत्र खतरे में नजर नहीं आया। दुश्मन के पास जाके बोलते हो ये बातें। अब आते हैं ओंकार जी, मेरे पास करीब 31 पॉइंट है, 31 पॉइंट्स है कि किस तरह से डेमोक्रेसी
नेहरू परिवार के जमाने में खतरे में था और आज खतरे में नहीं है। आज खतरे में नहीं है, उसका मैं 2-3 मिनट में व्याख्या करूंगा, बट इतिहास के पन्नों को मैं आज उधेड़ूंगा। पहला 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की, तब प्रजातंत्र कहां था? जब साधुओं को और गौरक्षकों पर दिल्ली में इंदिरा गांधी ने फायर करवाया 7 नवंबर 1966 को, जिसमें कहा जाता है 375 साधु और गौरक्षक मारे गए और अनऑफिशियली फिगर है 5000 का। कहां था प्रजातंत्र? जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इलेक्शन होता है, जब तक नेहरू परिवार का आशीर्वाद नहीं हो तब तक वो आदमी जीत ही नहीं सकता है। कहां गया प्रजातंत्र? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? 14 वोट मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यस। और प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू। तब कहां था प्रजातंत्र? कहां था डेमोक्रेसी? नेहरू कैसे बना? जबकि कांग्रेस चीफ स्टेट्स के सरदार वल्लभ भाई जी के लिए वोट किए थे। 1984 डाइट्स, छठा पॉइंट, 1984 डाइट्स। कहां गया प्रजातंत्र? मैं उन समय ओंकार जी, मैं दिल्ली में पोस्टेड था, दिल्ली कैंट में, जनकपुरी में रहता था। मैंने आंखों के सामने देखा है, छोटे छोटे बच्चे, जले हुआ शरीर, टायर उनके गले में, वो विभत्स रूप रख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहां गया था प्रजातंत्र? क्यों नहीं आर्मी को बुलाया गया? राजीव गांधी ने क्यों नहीं आर्मी को बुलाया? विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स राजीव गांधी बोलता है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, कंपन होता है। आप 1-2-3 व्यक्तियों ने षड्यंत्र करके इंदिरा जी को मारा, आप पूरे कम्युनिटी पे ये हरकत करोगे? जब मनमोहन सिंह ने ऑर्डिनेंस लाना चाहा था एज प्रधानमंत्री कि जो कन्विक्टेड लेकर होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, राहुल गांधी ने पब्लिकली वो कागज को फाड़ा था। और उस समय में मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे और प्रेसिडेंट से नेक्स्ट डे मिलने वाले थे। यह देश की ये इज्जत आपने बरकरार किया, आप ही ने बनाया उसको प्रधानमंत्री। श्रीलंका में, सोशल मीडिया में अब देख लीजिए ओंकार जी, 8वां पॉइंट ये है, श्रीलंका में सोनिया और मनमोहन सिंह जाते हैं, मनमोहन सिंह पीछे पीछे जा रहे हैं और वो श्रीलंकन प्रेसिडेंट सोनिया को पहली चेयर देता है, बैठाता है। मनमोहन सिंह इंतजार करते हैं कि महारानी मुझे हुक्म दीजिए तो मैं बैठता हूं। अरे हद होती है, वो प्रधानमंत्री है देश का। ये किस कैपेसिटी में राहुल गांधी ने चाइना के साथ 2008 में एमओयू साइन किया? किस कैपेसिटी में? उस समय प्रजातंत्र खतरे में नहीं आई। दिल्ली में एक सोशल मीडिया में वायरल है एक वीडियो, ऑफिशियल मीटिंग में मनमोहन सिंह आके कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक बंदा आता है, उठा देता है उनको, ये तो सोनिया जी का जगह है। तब प्रजातंत्र खतरे में नहीं आई है? देश का प्रधानमंत्री उठ जाएगा क्योंकि महारानी आई हैं। महारानी का क्या इतिहास है ओंकार जी, आपको भी पता है, मैं उतना नीचे नहीं जाऊंगा स्तर पे, आपको भी पता है लंदन में कहां पे वो नौकरी करती थी और क्या क्या होता था। खैर उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जब इमरजेंसी का पेपर साइन होना था तो इंदिरा जी सच नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके फखरुद्दीन अहमद से साइन करवानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उनका इलेक्शन कैंसिल किया था तो क्यों नहीं रिजाइन किया? उस समय जुडिशरी के लिए रिस्पेक्ट नहीं था। ये सच नहीं है कि जेल सिंह जी एज ए प्रेसिडेंट इंदिरा के पास आते थे और वहां जो भी डॉक्यूमेंट होता साइन करते थे? तब राष्ट्रपति का सम्मान ठीक था। और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस अनेक्स करें तो राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। जब ये अपीजमेंट पॉलिसी पूरा नेहरू परिवार फॉलो की है और हिंदूज के खिलाफ कानून पे कानून बनाई है, जिसका मैं व्याख्या करूंगा, तब प्रजातंत्र खतरे में नहीं था। आर्टिकल 25, 28, 30A 1950 में, HRCE एक्ट 51, SCB MPL एक्ट 1956, फिर सेक्युलरिज्म का 1975, माइनॉरिटी एक्ट 1992, पावर एक्ट 1991, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, राम सेतु पे। इमेजिन कीजिए, सोनिया कहती है कि भगवान राम तो इमेजिनरी है, वो तो है ही नहीं, और अब ये बोलते हैं राम मंदिर पे जाएंगे। सैफरन टेरर 2009, 15वां पॉइंट, जब गोल्ड गिरवी रखा गया था नेहरू परिवार की गलती से, तब प्रजातंत्र खतरे में नहीं थी। जब इंदिरा गांधी 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड की
और मिस्टर एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाई सुप्रीम कोर्ट का, तब प्रजातंत्र खतरे में नहीं था। और इंदिरा गांधी ने खुद मिस्टर एन रे से बात किया था कि मैं, आप देश के चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं? वो भौचक्का हो गए, आवाज तो पहचान लिए थे कि इंदिरा जी का आवाज है। तो उन्होंने कहा, इंदिरा ने कहा कि 2 घंटे का टाइम देती हूं, सोच के बताइए। 1.5 घंटा में एन रे साहब कहते हैं हाँ मैं बनना चाहता हूं। तब प्रजातंत्र खतरे में नहीं था। जब इंदिरा गांधी ने निहत्थे असमीज पर दागी थी मिसाइल, तब प्रजातंत्र कहां था? बाबू जयप्रकाश नारायण जी को जिस तरह से किडनी फेलियर कराया गया था, उस समय कहां गया था प्रजातंत्र? सेंगोल का अपमान हुआ, कहां गया था प्रजातंत्र? शाहबानो केस क्यों पलट दिया गया, कहां गया था न्याय? जब इंदिरा गांधी आर्टिकल 356 7 बार इस्तेमाल की 1967 और 1969 के बीच में, और कांग्रेस 90 टाइम्स यूज की है, कहां गया प्रजातंत्र? स्टेट्स में जब कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग इनॉग्रेट होता है, आपको भी पता है, तमिलनाडु हो गया, उत्तराखंड हो गया, सोनिया जाती है, मनमोहन सिंह उसके पीछे पीछे। क्या स्टेट का चीफ मिनिस्टर मर गया है? स्टेट का गवर्नर मर गया है? उस समय कहां गया प्रजातंत्र? सबसे बड़ी बात जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, सोनिया एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, बाप रे बाप, ये क्या है? एंड शी वाज द बॉस, सब फाइल उसके पास जाता था। प्रजातंत्र ऐसे चलता है क्या? महारानी के पास फाइल जाएगा अप्रूवल के लिए? मनमोहन सिंह, हद होता है सहने की, घुटने टेकने की। हाउ कैन शी हैव एक्सेस? क्या उसने शपथ लिया कि देश की गोपनीयता मेंटेन करेगी? नहीं, उसके पास फाइल क्यों जाती थी? उसके बाद ये जितने, जैसा मैंने कहा कि स्टेट्स में सोनिया गांधी जाके इनॉग्रेट करती थी क्योंकि नाम छपवाना है। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मारा गया जम्मू एंड कश्मीर में, क्या ये सच नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला का ये साजिश था? कहां गया प्रजातंत्र उस समय? 370 क्यों डाला गया जम्मू एंड कश्मीर में नेहरू के द्वारा? मतलब एक जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल खास है, बाकी स्टेट्स ऐसे ही बकवास हैं। जब देश को लूट रहे थे, लूट रहा था नेहरू परिवार, तब कहां गया था? जब JLSK सिन्हा वाइस चीफ, जो चीफ बनने वाले थे, उनको नहीं बनने दिया गया, तब कहां गया था रेस्पेक्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस? इंदिरा गांधी ने स्टेट गवर्नमेंट्स को 50 बार डिसमिस किया है। उस समय प्रजातंत्र की याद नहीं आई थी। राहुल गांधी डोकलाम के समय चाइनीज एम्बेसडर के साथ मिलता है, डिनर खाता है, और जो मीडिया पीछे पड़ी तो डिनाई कर गया, नहीं हम तो मिले नहीं। अरे इतना कावर्ड हो तुम, सत्य का सामना क्यों नहीं करते हो? जब चाइनीज बोले कि हाँ हमारे एम्बेसडर मिले थे राहुल गांधी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो एडमिट किया। क्या बातचीत हुई? पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ना। 1.5-2 घंटा जब डिनर खाए हो तो 2-2.5 घंटा बैठे हो गए, क्या बातचीत हुई? मानसरोवर जाने के समय चाइनीज पोस्ट पे क्यों गया राहुल गांधी? इंडियन पोस्ट पे क्यों नहीं गया? वो थैला में कौन सा कागज था जिसका आदान प्रदान हुआ? देश ऐसे सुरक्षित होगा, प्रजातंत्र ऐसे सुरक्षित होगी? राहुल गांधी खुद बोल रहा है कि 1980 आज की स्थिति वैसे ही 1980 में थे, जैसे दलितों का शोषण होता था वैसे यहाँ शोषण हो रहा है। सिक्स सेफ नहीं है, वो नहीं सेफ है, वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। अरे इतना, ये कैसा आदमी है? इसका IQ लेवल तो ओंकार जी 0 भी नहीं है, माइनस है। अरे 1980 में तो तुम्हारी दादी थी बॉस, तुम दादी पे अपना उंगली उठा रहे हो। अरे कुछ तो होमवर्क कर लिया करो। तो ये तो खाली सैंपल में 31 उदाहरण दिया हूं जो पूरा पर्दाफाश करता है राहुल गांधी को। सबसे बड़ी बात है कि भारत का बढ़ता हुआ कद, ओंकार जी, मोदी जी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छवि, ये इसको पच नहीं रहा है और ये दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है। अभी जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है वो क्या है ओंकार जी? देखिए सोशल मीडिया, अमेरिकन और यूरोपियंस बोलना शुरू किए, इंडियन ट्रेन नॉट सेफ, नॉट सेफ, क्योंकि जर्मनी सोचता है कि ट्रेन बनाना तो हमारी जिम्मेदारी है। हो गया शुरू, बैंड बजना शुरू हुआ है। और ये कौन लोग थे जिन्होंने किया? ISI के डायरेक्शन में हिंदुस्तान के जयचंद, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है, 1 या 2 पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। आपको भी पता है मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूं। CBI इंक्वायरी से इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? करके क्या बोलते हैं? CBI इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है कि अब
कानून का हाथ तुम्हारे गर्दन की तरफ बढ़ रहा है और सत्य सामने आएगा। जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा तो तुमको उत्तर देना पड़ेगा। इट इज नथिंग लेस देन ट्रीजन। ये राष्ट्रद्रोह है। 800 कहा जा रहा है, लेटेस्ट फिगर 800 लोग मारे गए हैं। जो मोहम्मद शरीफ है, जो एसएचओ था उस गांव के बगल में जो रेलवे स्टेशन है, वो क्यों भोग रहा है? किसके इन्फ्लुएंस में आया? आज देखिए सोशल मीडिया पे है कि एक बच्चा साउथ इंडिया में तो पटरी पे डाल रहा है पत्थर, पटरी के बीच में टायर डाला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? वंदे भारत पे पत्थरबाजी हो रही, ये क्या हो रहा है इस देश में? आपको यदि मोदी जी को हराना है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ, लंबी लाइन खींचो। मोदी जी की जितनी लाइन है उससे लंबी लाइन खींचो। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, फॉलो द रूल्स ऑफ फाइट, डेमोक्रेसी का रूल्स फॉलो करो। इस तरह से देश के साथ देशद्रोह। ओंकार जी, मैं कन्विंस्ड हूं कि राहुल गांधी चाहे इंग्लैंड गया हो चाहे अमेरिका भी गया हो, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर चलना चाहिए। 30 दिन में फास्ट ट्रैक लगाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और उसका फैसला सुनाइए और इस आदमी को देश के बाहर उठा के फेंक दीजिए। पर्सन नॉन ग्राटा। ऐसे ऐसे सांप को हिंदुस्तान में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये डसते रहेंगे हमारी भारत मां को। ये हमको विकास के रोक पे बहुत बड़ा बाधा है। ये लोग, इनको खाली सत्ता चाहिए ताकि लूट सकें। दुकानदारी बंद हो गई है 2014 के बाद, पेट में ये दर्द हो रहा है। और लूट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ओंकार जी। जब 2012 में जब रफाल L1 घोषित हुआ था, L1 मतलब लोएस्ट वन, मतलब टेक्निकली ओके, फाइनेंशियल बीट को मद्देनजर रखते हुए L1 लोएस्ट वन। सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ 14 जून 2014 तक या मई तक? क्योंकि मलाई नहीं पहुंचा था। सब कुछ हो गया, CFA अप्रूवल हो गया, सब कुछ हो गया, वेटिंग हो गया, फाइनेंस क्लियरेंस हो गया, L1 घोषित हो गया, एक्सेप्टेड इन ऑल फॉर्म्स। और जब मलाई नहीं पहुंचा तो एंटनी क्या लिखता है फाइल पे? री एग्जामिन द इश्यू, ताकि फिर 8 साल का लूप में चला जाए। मतलब ओंकार जी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ये देश कैसे चल रहा है। और जो भी प्रगति हम लोग कर रहे हैं, इतने षड्यंत्र के बाद भी मोदी जी जैसे एक इंजन बोगी को खींचता है, वैसे देश को प्रगति की राह पे ले जा रहे हैं। और ये लोग राष्ट्रद्रोह करते हैं। धिक्कार है इनको, धिक्कार है ऐसे ऐसे लोगों को इस देश जो राष्ट्रद्रोह करते हैं। अरे पॉलिटिक्स में हो तो सही माने से मोदी जी को हराओ ना, परफॉर्मेंस अपना बढ़ाओ। उस मैथ्स में 100 में से 99 लाते हैं तो तुम 99.9 लाके दिखाओ। वो नहीं करेंगे, दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएंगे। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाएगा, ISI ऑर्गेनाइज अमेरिका में मीटिंग अटेंड करेंगे, सब मुसलमान पाकिस्तान ISI के थे। दुख लगता है ओंकार जी, बहुत दुख लगता है। दिस इज नॉट द वे। ऐसे देश नहीं चलेगा। और ये ऐसे करते रहेंगे, फिर यदि जो गति होती है देश की, उस गति में बाधा आती है ओंकार जी। देश को सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा। देशवासियों को मैं अपील करता हूं कि आपको ये सब दिखता नहीं है जो मैं ये पॉइंट बोला हूं, और दिखता है तो फिर इसको क्यों सपोर्ट करते हो ऐसे ऐसे आदमी को? मोदी जी को मारने के लिए आप 30 सेकेंड्स और, मोदी जी को मारने के लिए आप लश्कर तौबा को के लड़की को भेजते हो और उसको क्लीन चिट दिया, चिदम्बरम देता है। दिस इज रियली टू मच ओंकार जी, टू मच। ये अनबियरेबल है, ये असहनीय है, मतलब हद होती है इस लो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ ओंकार जी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को बॉस बताते हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब उनको रिसीव करने जाते हैं तो उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हिरोशिमा में अमेरिका के राष्ट्रपति ढूंढते हुए उनके पास आते हैं, गले लगाते हैं, उनको कहते हैं कि आपको पता नहीं है आप अमेरिका में कितने लोकप्रिय हैं। आपके डिनर के लिए सिफारिशें लड़ाई जा रही हैं कि 22 जून को जब प्राइम मिनिस्टर आए और आप व्हाइट हाउस में उनको डिनर दें तो हमें भी किसी तरह कंसिडर करिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी अकेले ऐसे भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जो अमेरिका के सीनेट को, कांग्रेस को, दोनों हाउस को, रिप्रेजेंटेटिव हाउस को भी संबोधित करने जा रहे हैं। 2016 में भी किया था, फिर कर रहे हैं।
अकेले ऐसे प्रधानमंत्री भारत के। तो भारत की और प्रधानमंत्री की छवि मलिन करने के लिए आप अमेरिका में जाकर के दुष्प्रचार करें और अमेरिका के व्हाइट हाउस से जुड़े हुए एक अधिकारी कहें कि भारत जीवंत लोकतंत्र है, दिल्ली जाकर के देखिए, तो अमेरिका अमेरिका ने ही इनको आईना दिखा दिया। एकदम वही नहीं ओंकार जी, व्हाइट हाउस का एक प्रतिनिधि बोलता है कि हिंदुस्तान में तो बहुत मोदी जी ने अच्छा अच्छा टॉयलेट गरीबों के लिए बना दिया, यहाँ आके क्यों ओपन में तुम गदर कर रहे हो, मेरा इशारा समझ गए हो, जी इधर जी ओपन में आके क्यों कर रहे हो मतलब उसका इशारा साफ साफ था। राहुल गांधी इज टॉकिंग शिट, एकदम बकवास कर रहे हैं। क्या रही इज्जत, क्या इज्जत रही, अपनी बेइज्जती क्यों कराते हो? आपको आपको यदि मोदी जी से घृणा है तो मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी अपना काबिलियत बढ़ाओ। क्या ये लोग बेवकूफ हैं? ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ये बॉस बोल देते हैं तो क्या क्या पापा गिनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पांव छू के प्रणाम, ही इज ए क्रिश्चियन, और फिर भी पांव छू के प्रणाम करते हैं। देखिए पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो बुद्धू नहीं है ओंकार जी, और ये गर्व का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का इतना सम्मान होता है। और एक सोशल मीडिया भी एक नहीं, आपने जो भी इंसिडेंट बताया कि हिरोशिमा में मिस्टर बाइडेन चल के आए उनके पास और कहे कि हमको ऑटोग्राफ दे दो। एक और वीडियो है, दूर से वो वेव कर रहे हैं और मोदी जी आशीर्वाद मुद्रा में कह रहे हैं ऐसे। आशीर्वाद कौन देता है? जो बड़ा होता है। मतलब मोदी जी साफ संकेत दे रहे हैं कि स्टेटस में भाई हम तुमसे बहुत ऊपर हैं। वो वेव कर रहे हैं, या आशीर्वाद मुद्रा में है मोदी जी। इससे कम गर्व की बात होती है? वो मनमोहन सिंह जी जो प्रेसिडेंट अमेरिका के पीछे पीछे मतलब दुब दबा के चलते रहते थे, अब मोदी जी का चाल देखो, शेर की तरह चलते हैं। चाल में भी एकदम मस्ती है, पूरा विश्व मानता है। कभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया भूतकाल में? ये जो कांग्रेस वाले बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक किया, सब बकवास। तो सबको औकात दिखा के आज हम 5वां आर्थिक व्यवस्था बन चुके हैं और मिलिटरीली कितने स्ट्रांग हो गए हैं। ये अब चीन कह रहा है ओंकार जी, अभी 2 दिन पहले चीन के एम्बेसडर का ये स्टेटमेंट है हिंदुस्तान में जो है कि चीन पीस और ब्रदरहुड और स्टेबिलिटी प्रमोट करना चाहता है। आपको नहीं लगता ये हंसने वाली बात है कि चीन कहता है कि पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट करना चाहता है रीजन में? वो चीन जिसने 62 वार दिया, वो चीन जो एलएसी का सम्मान नहीं करता है, वो चीन जो सलामी टेक्निक में बिलीव करता है, वो चीन जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करता है, वो चीन जो हमारे नो मैंस लैंड में जो बफर जोन है उसमें घुस जाता है, वो अब शांति की बात कर रहा है। इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है मोदी जी को। मोदी जी का संदेश बहुत साफ है, सठम साठ्यम समाचरे। तुम यदि लाठी की भाषा समझोगे तो लाठी की भाषा में ही जवाब देंगे, और वही विश्व में लोग समझते हैं। सब शक्ति की पूजा करते हैं। भगवान शनि से क्यों लोग डरते हैं? आप जानते हैं ये जो बंदा भीख मांग रहा है ये खाली आज बिजनेस कर रहा है, लेकिन शनि देव बोलता है तो लोग डर के दे देते हैं। चलो भाई, शनि देव का गुस्सा मत लो। शक्ति की पूजा होती है, इसीलिए मोदी जी जब देश को शक्तिशाली बना रहे हैं, अपनी छवि बढ़ा रहे हैं, तो इसका फायदा किसको हो रहा है? क्या मोदी जी का कोई पत्नी है, बच्चा पार्टी है कोई? क्या उनके लिए घर बनाए हैं? गुजरात से तो निकले थे तो जितना पे था वो सब बांट के आ गया स्टाफ ने। बिल्कुल सही। और जब यहाँ रेस कोर्स में आए तो लोगों ने कहा सर क्या क्या बदले? कर्टेन उटेन, बोले कुछ नहीं, सब सामान ले जाओ, खाली एक रूम दे दो मुझे, दैट्स ऑल। कोई कर्टेन उटेन नहीं बता जाएगा, कोई व्हाइट वॉशिंग नहीं। मनमोहन सिंह जी के टाइम में कितना करोड़ खर्चा हुआ था ये कांग्रेस बताए? अरे लोग, मुझे समझ में आता है किस मुंह से ये लोग इस तरह से बकवास करते हैं। लज्जा शर्म आत्मा इनकी बढ़ चुकी है क्या? इनको दिखता नहीं है? ये समझते ही पूरा देश बेवकूफ है। ये देश सब ये गोली पिलाएंगे, चूरन खिलाएंगे, हम चूरन खा के ऐसे नशे में रहेंगे। टू मच है। और देशवासियों, मैं 72 साल का हो चुका हूं, मेरी बात सुन लो ध्यान से। वोट देने से पहले 50 बार सोच लो किसको वोट दे रहे हो। नहीं तो गुलामी करना चाहते हो तो करो, फिर कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ऐसे लोग को वोट करोगे तो यही होगा अंजाम।
तो ये है ओंकार जी, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है जो विदेश में जाके इस तरह की बात करते हैं। और बिहाइंड द कर्टेन, ये तो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ये सब बकवास करते हैं, बिहाइंड द कर्टेन ओंकार जी आपको भी पता है किससे मिला जाता है, क्या क्या बात होती है, क्या क्या फंडिंग की बात होती है। 2024 के लिए पैसा कहां से आएगा? तो हिंदुस्तान में तो बिजनेसमैन उनको पैसे देने से रहे, तो पैसा तो विदेश से आएगा ना, जॉर्ज सोरोस ऐसे लोगों से आएगा ना। तो उसके लिए मोबाइल पे तो बातचीत हो नहीं सकती, तो फिजिकली जाओ, पर्दे के पीछे डील थ्रू करो, पैसा इकट्ठा करो और सत्ता में आने की कोशिश करो। पूरा प्लान ये है, ये मल्टी प्रोंग्ड प्लानिंग होता है ओंकार जी। इसमें सैम पेट्रोडा वगैरह वगैरह देशद्रोही सब इन्वॉल्व है। सिन्हा साहब सीएए का विरोध करते हैं, जीएसटी का विरोध करते हैं, विमुद्रीकरण का विरोध करते हैं, सेंट्रल विस्टा और नई पार्लियामेंट बनती है उसका विरोध करते हैं, 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हैं। ऐसा कौन सा सुधार है जिसका इन्होंने विरोध नहीं किया? और वो सब चीजें लागू हुई, जमीन पर उतरी, उसका देश को लाभ भी मिला, देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। अभी आपने चर्चा की कि हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बन चुके हैं, इंग्लैंड को पीछे धकेल करके। अगर चीन और पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करता है तो बजाय उनकी निंदा करने के ये लोग मोदी सरकार के जरिए हमारी सेनाओं के पराक्रम पर सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई इंटेलिजेंट आदमी इंटेलिजेंट इवैल्यूएशन करे किसी सिचुएशन का, तो उसकी सोच अप्रोच अलग होगी ओंकार जी। इनको जीएसटी से मतलब नहीं, इनको सीए से मतलब नहीं। सीए तो मुस्लिम के लिए, हिंदुस्तान मुस्लिम के लिए एप्लीकेबल ही नहीं था, तो विरोध क्यों? क्या किसान बिल जो था वो किसानों के लिए भला नहीं था, अच्छा नहीं था? तो विद्रोह क्यों? क्योंकि इनका एम है देश को अशांत करो, मोदी जी की छवि खराब करो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिखाओ कि भाई तुम यहां इन्वेस्टमेंट मत लाओ, ये देश अनसेफ है। ये षड्यंत्र ये है ओंकार जी। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कोई नहीं माइंड करता है, मेरा ख्याल मोदी जी भी माइंड नहीं करेंगे, लेकिन निगेटिव और राष्ट्रद्रोह। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं ओंकार जी, मैं बहुत कन्विंस्ड हूं, वक्त आ गया है कि अभी जुडिशरी 124 हटाने की बात कर रहा है, 124A हटाने की बात कर रहे हैं। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जुडिशरी। मान लीजिए 124A हट जाता है, तो कोई राष्ट्रद्रोह करता है तो किस सेक्शन में आप एफआईआर लॉन्च करेंगे? मुझे ये बताया जाए, विच सेक्शन? कोई जवाब है जुडिशरी के पास मेरे इस प्रश्न का? मतलब आप देशद्रोहियों को संदेश दे रहे हैं कि तुम देशद्रोह करो, जुडिशरी का फुल सपोर्ट है तुमको। देश ऐसे चलेगा क्या? ये सेना की जिम्मेदारी है देश को सुरक्षित करने के लिए, कि देश के सभी मशीनरी को, सब स्ट्रक्चर को की जिम्मेदारी है देश को सुरक्षित करने के लिए। फिर हम क्यों जान अपना गंवाएं बॉर्डर पे? हम भी बोलते हैं दुश्मन आ जाओ हमारे साथ डिनर खाओ, दारू पियो, ऐश करो, हम भी बोलते हैं। मतलब दिस इज टू मच। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है कि नहीं? और यही देश है, यही बजट है ओंकार जी। और आज देखिए, मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदा जा रहा है, इंफ्रा भी बढ़ रहा है, फ्री वैक्सीन भी दिया जा रहा है, गरीबों को फ्री राशन भी दिया जा रहा है, विदेश को पैसा दिया जा रहा है, पपुआ गिनी को वैक्सीन फ्री दिया जा रहा है, अफगानिस्तान में फाइनेंशियल मदद और राशन का मदद दिया जा रहा है, टर्की को अपना डिजास्टर एड दिया जा रहा है। सब कुछ में तो पैसा खर्च होता है ओंकार जी, तो ये पैसा आता कहां से है? इसका मतलब है ये पैसा पहले गलत हाथों में जाता था, जो कि अब जीएसटी के माध्यम से देश के पास आ रहा है। तो पैसा आएगा तो विकास होगा। जब हम 2026-27 तक 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये सब जर्मनी वगैरह पीछे हट जाएगा। अभी तो नेक्स्ट कैजुअलिटी जर्मनी होगा ओंकार जी। आप देखिए, मैं मेरठ में पोस्टेड था, दिल्ली से मेरठ जाता था 2.5 घंटा, 2.25 घंटा, कभी कोई 3.5 घंटा, और अभी ओंकार जी 45 मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसा कहां से आ रहा है? पहले इतना पैसा क्यों नहीं आया? राजीव गांधी खुद बोले
100 रुपया में खाली 70 रुपया पहुंचता है जमीन पर। तो भाई तुम प्रधानमंत्री हो, तो बाकी जो 83 रुपया है वो कहाँ जा रहा है? आप अकाउंटेबल नहीं हो। घड़ा में से पानी निकल रहा, चू रहा है, तो घड़ा को कौन सील करेगा? तो ये देखिए ओंकार जी, ये देश बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि इनके साथ देशद्रोहियों के साथ सख्ती नहीं किया जाएगा ओंकार जी, इनका साहस बढ़ता रहेगा और ये देशद्रोह करते रहेंगे। आप एक चीज बताइए ओंकार जी, बहुत फ्रैंकली मैं आपसे पूछता हूँ, देशद्रोही का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? कैपिटल पनिशमेंट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 30 दिन में न्याय? कि हम उनको बार बार मौका देते रहे, देशद्रोह करो करो करो, विदेश में जाओ, गाली दो, भारत मां को का मान अपमान करो। ओंकार जी, आपकी मां को कोई कुछ कहे, आप सहेंगे क्या? कुछ कुछ सब विषय पे मां गलत हो सकती है, बट मेरी अपनी सोच है, मदर इज ऑलवेज राइट। मां गलत हो सकती है, मेरी आंखों में मां इज राइट। भारत माता इज ऑलवेज राइट, वो पूजनीय है। कोई भी भारत माता के खिलाफ षड्यंत्र करता है ओंकार जी, मेरे दृष्टिकोण में वो राष्ट्रद्रोही है, और उसको देश के अंदर, देश से 30 दिन के अंदर उठा के फेंकने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो कद में। जब तक हम ये नहीं करें ओंकार जी, हम राष्ट्र को, भारत माता को दुश्मनों से, राष्ट्रद्रोहियों से नहीं बचा पाएंगे ओंकार जी। ये मेरी चिंता का विषय है, कैसे सुरक्षित करें भारत माता को। आप तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देश को जागरूक कर रहे हैं। कुंभकर्ण तो 6 महीना में एक बार उठता था, इस देश में तो 47 से लोग सो रहे हैं, उसके पहले भी सो रहे थे। ऐसे चलेगा देश क्या? आपको रिएक्टिव मोड में नहीं आप जी सकते हैं, आपको प्रोएक्टिव मोड में आना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इनको संदेश दिया जाए, टफ संदेश दिया जाए। बहुत पॉलिटिशियन का मैं नाम ले सकता हूं जो देश को बर्बाद करने पे लगे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तो हमारे एक सिख भाई थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या हुआ? गुरु ग्रंथ साहब, आपने वीडियो देखा होगा, माथा पे रख के गुरु ग्रंथ साहब आ गए दिल्ली। क्या वो स्थिति देशवासी चाहते हैं कि हम अपने घर से बेघर हो जाएं? क्या लोगों की साजिश नहीं है हिंदुस्तान को क्या बनाने का? मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, अपने वाणी पे संयम रख रहा हूं, इशारों इशारों में बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं, आपसे छुपा है क्या? हमारे पास काबिलियत है वर्ल्ड पावर नंबर 1 बनने का, मैं बता रहा हूं। लेकिन जब पांव में बेड़ी डाल दिया जाता है तो कितना भी हाथी स्ट्रांग हो, उसकी गति में प्रभाव पड़ता है। ये बेड़ी ये लोग हैं राष्ट्रद्रोही, इनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, एक्सपोज करने की जरूरत है। आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा इनके फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है। और ये 2014 में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, 2019 में भी बनाए गए थे। देश की जनता ने इनको बुरी तरह से ठुकरा दिया। 2014 में केवल 44 सीटें, लोअरेस्ट, मतलब कांग्रेस को कभी इतनी कम सीटें नहीं मिली। 2019 में भी ज्यादा नहीं, 52 सीटें। क्या जो जनादेश आ रहा है, जो जनता संकेत दे रही है कि आप हमें स्वीकार नहीं हैं, और जिस तरह की ये हरकतें लगातार कर रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्या अब भी इनको इस बात का वहम है कि ये देश का नेतृत्व कर सकते हैं? देखिए, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, उस मुंगेरी लाल को उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इनकी चिंता का विषय है कि नेहरू परिवार सोचता है कि मेरा डिवाइन राइट है हिंदुस्तान पे हुकूमत करना, मेरा डिवाइन राइट है। इस डिवाइन राइट को एक चाय वाला कैसे छीन सकता है? इनकी दुकानदारी बंद हो गई है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस हाउसेज इनको पैसा देते थे, उसमें बहुत कस के गिरावट हुआ है। तो इलेक्शन कैसे लड़े? दुकानदारी बंद, भ्रष्टाचार बंद, सोर्स ऑफ फंडिंग बंद, इनकम आना बंद, प्रभाव देश में बंद, देश में कोई इज्जत नहीं करता है। आज नॉर्मल पासपोर्ट लेके गया है राहुल गांधी और सोचिए अपना खुद थैला ढो रहा है। तो ये सब मतलब रेस्पेक्ट को तो हिट करता होगा ना। जो व्यक्ति अपने को प्रिंस समझता था,
वो प्रिंस की हालत अभी 0 हो गई, वो दर्द तो होगा। फिर लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है उनका चिंता का विषय, ये कब तक हम सत्ता से बाहर रहेंगे, और या क्या परमानेंटली सत्ता से बाहर चले जाएंगे? क्या जेल भी जाने की नौबत पड़ेगी? क्या देश निकाले का भी हुक्म हो सकता है? ये सब प्रश्न खा रहा है। ये राहुल गांधी के लिए, नेहरू परिवार के लिए डू और डाई सिचुएशन है ओमकार जी। जीवन मरण का प्रश्न है, अस्तित्व का प्रश्न है, अस्तित्व का प्रश्न है। तो ये इनको भय, एक इसीलिए एक किसी लेवल पे जाने के लिए तैयार है, किसी नीचे स्तर पे। इसमें राष्ट्रद्रोह होता है तो हो, भारत मां का अनादर होता है तो हो, इनको कोई क्वाल्म्स नहीं है, इनको कोई इस चीज का डर नहीं है, भय नहीं है। इनको सबक सिखाने की जरूरत है ओमकार जी, इनको बाहर, देश के बाहर फेंकने की जरूरत है, नहीं तो ये डसते रहेंगे। बड़ा पाकिस्तान दोस्त है, चले जाओ पाकिस्तान, क्या प्रॉब्लम? चाइना दोस्त है, एमओयू साइन किया है, एक क्लॉज डाल दो कि मेरा एक फ्लैट खरीद दो एक जगह सिटी में, वहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर।